लगातार नक्सलियों पे कार्रवाई की जा रही है, जवान आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे में जब पिछले कई दिनों से नक्सल का शीर्ष नेतृत्व खाली है, बसवा राजू के मरने के बाद नक्सल संगठन कमजोर हुआ है, उसके शीर्ष नेतृत्व खाली है और कोई बड़ा नेता नहीं सामने आ रहा था। और अब खबर आ रही है कि देवजी को महासचिव बनाया गया है। इसके साथ साथ डीकेएसजेडसी का सचिव हिड़मा को बनाया गया है, जो कि सबसे प्रभावी जोन है, पूरे देश में सबसे ज्यादा मजबूत है नक्सली संगठन में दंडकारण्य जोन, और उसका सचिव हिड़मा को बनाया गया है। तो ऐसे में जब ये कवायद लगाई जा रही थी कि नक्सल संगठन कमजोर हो रहा है, तो फिर से एक बार नक्सल संगठन अपने आप को एकत्रित कर रहे हैं और मजबूत करने के लिए फिर से महासचिव बनाए गए हैं और डीकेएसजेडसी का सचिव जिसे हिड़मा को बनाया गया, क्योंकि जब जब नक्सल संगठन कमजोर होता है तब तब हिड़मा को जिम्मेदारी मिलती है और हिड़मा अपनी जिम्मेदारी पे अब तक तो खरा उतरा है। और अब आगे कैसा होगा, ये सारी चीजें आगे कैसी होगी, इसे बताने के लिए हमारे साथ संजय भैया जुड़ गए हैं। भैया, बहुत बड़ी खबर आ रही है सामने कि देवजी को महासचिव बनाया गया है और हिड़मा को डीकेएसजेडसी का सचिव बनाया गया। और ये सबसे खास बात इसलिए भी है क्योंकि पहली बार कोई स्थानीय व्यक्ति जो कि नक्सल संगठन का हो, उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इन सारी चीजों को कैसे देखते हैं, ये बताइए। देखिए, फिलहाल ये एक पुष्ट खबर आई है कि नक्सल संगठन में बड़े बदलाव हुए हैं, क्योंकि 21 मई 2025 को जब स्वराजू मारा गया, जो कि नक्सलियों का महासचिव था, नक्सलियों के सबसे बड़े पद पे बैठा हुआ था, तो उसके बाद से उस महासचिव का पद जो है वो खाली था। ऐसे में ये माना जा रहा था कि नक्सली जल्द ही किसी नए व्यक्ति को अपना महासचिव बनाएंगे, क्योंकि आमतौर पे हायरार्की के हिसाब से जो पुलिस ब्यूरो सदस्य होते हैं, जो सबसे ऊपर होते हैं, उन्हीं में से किसी एक को ये पद जो है वो दिया जाना था, जिम्मेदारी दी जानी थी। ऐसे में ये माना जा रहा था कि जो 6 पुलिस ब्यूरो सदस्य थे, जिसमें से एक बसवराजू भी था, वो मारा गया। अब बचे 5 पुलिस ब्यूरो सदस्य, उनमें से ही किसी एक को नया महासचिव बनाया जाएगा। तो वो 5 पुलिस ब्यूरो सदस्य कौन हैं, वो मैं बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले नाम आता है गणपति का। गणपति जो कि 2004 से नक्सलियों का महासचिव था। नक्सलियों का जब सीपीआई माओवादी पार्टी का गठन हुआ, तो सभी ने मिलकर गणपति को अपना महासचिव चुना। लंबे समय तक ये नक्सल संगठन का महासचिव बना रहा, लेकिन इसके बाद जब वो बूढ़ा हो गया, बीमार होने लगा, तो इसके बाद नक्सलियों ने बसव राजू को ये जिम्मेदारी सौंपी थी। बसव राजू क्योंकि 21 मई 2025 को मारा गया, यानी इसी साल मारा गया, ऐसे में बच गए अब 4 पुलिस ब्यूरो, क्योंकि गणपति तो पहले बन चुका था, बसव राजू मारा गया। ऐसे में 4 लोग बचे। ये 4 लोग कौन कौन है? इसमें सबसे पहला नाम आता है देवजी का। देवजी यानी कि थिप्परी तिरुपति, जो कि करीमनगर जिले का रहने वाला है, जो कि तेलंगाना का है। ये पुलिस ब्यूरो मेंबर था, साथ ही ये नक्सलियों के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, यानी कि नक्सलियों की जो सैन्य विंग है, उसका ये प्रमुख भी था। यहाँ एक बात का जिक्र करना जरूरी है कि बसव राजू भी महासचिव बनने से पहले नक्सलियों के सेंट्रल मिलिट्री विंग का प्रमुख था। दरअसल नक्सलियों के 2 विंग हैं, एक विंग जो राजनीतिक है, दूसरा विंग जो कि आर्म्ड कैडर है। इस आर्म कैडर के ही जिम्मे होता है किसी भी तरह के हमले करने। जितने भी हम हमले जवानों पे देखते हैं, वो सारे हमले नक्सलियों की ये सेंट्रल मिलिट्री विंग जो है यही करती है। इसमें नक्सलियों के हथियार कैसे होंगे, नक्सली उस हथियारों को कैसे डेवलप करेंगे, नक्सली आईडीज़ कैसे बनाएंगे, नक्सली जो जंगलों में फैक्ट्री चलाते हैं हथियारों की, वो कैसे ऑपरेट होगी, ये सारी चीज़ें नक्सलियों का ये सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ही तय करता है। तो फिलहाल देवजी जो है वो उसका प्रमुख था। दूसरा नाम आता है मल्ला राजी रेड्डी का, जिसे हम सागर भी कहते हैं। ये भी पुलिस ब्यूरो मेंबर है और सेंट्रल रीजनल ब्यूरो का मेंबर है। ये भी करीमनगर तेलंगाना का रहने वाला है। नक्सलियों के संगठन में इसका कद बहुत ऊंचा है। ये कई बहुत महत्वपूर्ण जगहों पे ये रह चुका है। इसके बारे में कभी बहुत इत्मीनान से एक वीडियो करेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण नक्सली ये है। लेकिन मल्ला राजी रेड्डी क्योंकि उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, फिलहाल वो लगभग 77 साल का है। ऐसे में उसकी उम्र इतनी अधिक है कि अब वो एक्टिव नहीं है। फिलहाल बीते 5-6 सालों से वो कहाँ हैं, किस अवस्था में है, इस बारे में कोई जानकारी पुलिस के पास भी नहीं है, पत्रकारों के पास भी नहीं है। तो उसका नाम इसलिए कट गया शायद कि वो जो है उसकी उम्र बहुत ज़्यादा थी। तीसरा नाम आता है अभय का। अभय, जिसके नाम पे हम हर बार पर्चों के बारे में जिक्र करते हैं, जब भी नक्सलियों कोई पर्चा आता है तो उसमें एक नाम लिख के आता है अभय। अभय नक्सलियों का केंद्रीय प्रवक्ता है, यानी कि नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी का प्रवक्ता है। तो अभय जो है वो नक्सलियों के इंटेलेक्चुअल विंग का भी हिस्सा रहा है।
जितनी भी ये बातचीत या मीडिया के साथ इसकी होती है या विदेशों में जो इनके संगठन उससे होती है, तो उसका प्रमुख जो है वो अभय ही है। चौथा नाम आता है मिसिर बेसरा का। अच्छा, अभय भी करीमनगर तेलंगाना का ही रहने वाला है। मिसिर बेसरा का जब नाम आता है तो मिसिर बेसरा के साथ एक अलग बात है। देखिए सौरभ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को थोड़ा जनता को, दर्शकों को समझा देता हूँ मैं कि नक्सलियों के 6 पोलित ब्यूरो जो सबसे बड़े हैं, इसमें से 5 जो हैं वो तेलंगाना या आंध्र प्रदेश के थे। अगर हम बसवराजू को छोड़ दें जो आंध्र प्रदेश का था, तो 4 जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना के हैं, और तेलंगाना ही नहीं, करीमनगर या वारंगल के रहने वाले हैं। दरअसल ऐसा माना जाता है कि KKW यानी कि खम्मम, करीमनगर, वारंगल, जो आज पूरा हम नक्सल संगठन देखते हैं, इसकी पूरी टॉप लीडरशिप जो है उसमें 90% लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन 3 जिलों से निकले हैं। क्यों निकले हैं ये कभी और बताएंगे, लेकिन देखिए, तो मिसिर बेसरा जो है वो झारखंड का रहने वाला है, इसीलिए क्योंकि अभी तक नक्सल संगठन की जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ और सिर्फ या तो बंगाल के कैडर या फिर तेलुगु कैडर को मिलती आई है। ऐसे में मिसिर बेसरा का नंबर भी यहाँ कट जाता है। तो अब जो 2 लोग मुख्य रूप से बसते हैं वो था अभय, जो कि प्रवक्ता इनका है, और देवजी, जो इनके सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का प्रमुख था। तो अब खबर आई है कि देवजी को इन्होंने अपना नया महासचिव बनाया है। देवजी के महासचिव बनने से एक बात जो सबसे बड़ी असर होगा वो ये है कि नक्सल संगठन जो कि फिलहाल हथियारों की कमी से जूझ रहा है, हो सकता है देवजी उन हथियारों की कमी को पूरी करने के लिए कोई नई रणनीति अपनाए। सौरभ जी, खबर आई है तो ये खबर कैसे आई है, क्योंकि जनता जानना चाहेगी कि जब इसकी जानकारी पुष्टि नहीं हुई है, आपने पहले ही कहा कि यह पुष्ट जानकारी है, तो हमें कैसे पता चल रहा है या आप तक की खबर कैसे पहुंची कि ऐसा कोई निर्णय लिया गया है और देवजी और हिड़मा को इतना बड़ा, जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, ये कैसे पता चला, इसे बता। देखिए, पहली बार ये खबर जो है ये तेलंगाना की मीडिया में आई क्योंकि वहाँ एक बड़े नक्सली कमलेश ने सरेंडर किया। कमलेश ने सरेंडर करने के बाद, क्योंकि वो नक्सल संगठन में स्टेट कमेटी मेंबर था, स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर था और नक्सल संगठन का बहुत महत्वपूर्ण आदमी था, तो उसने ये बात पहली बार बताई कि नक्सल संगठन में फ़िलहाल जिम्मेदारियां दे दी गई है। उसी ने बताया कि क्योंकि ये पद खाली था और अब ये इससे पहले ही होता था कि नक्सली एक कांग्रेस करते थे। कांग्रेस का मतलब होता है कि नक्सली जितने भी बड़े कैडर के नक्सली हैं ये सभी एक जगह इकट्ठा होते थे और वहाँ पे ये लोग लंबी चर्चा के बाद जो है किसी व्यक्ति को अपना महासचिव घोषित करते थे। गणपति के रिटायरमेंट के बाद जब बसवराजू को महासचिव बनाया गया तो ऐसी ही कांग्रेस हुई थी। लेकिन अब क्योंकि नक्सल संगठन इतना बिखरा हुआ है, इतने दबाव में है, तो ऐसी कोई कांग्रेस नहीं हो पाई। ऐसे में इन लोगों ने, कुछ जो मुख्य लोग थे, इन्होंने आपस में बात करके देवजी को अपना महासचिव जो है वो चुन लिया है। तो फिलहाल ये जानकारी जो है ये तेलंगाना से ही सामने आई है। तेलंगाना में पुलिस के माध्यम से ये जानकारी लीक हुई और ये पता चला कि कमलेश के सरेंडर करने के बाद फिलहाल ये बदलाव हुआ है। एक चीज़ और जानना चाहता था संजय भैया, क्या नक्सलवादी जो संगठन है ये कभी स्वीकार करती है कि हम इन्हें महासचिव बना दिए हैं या फिर हिरमा को सचिव बना दिए? क्या ऐसा कोई जानकारी वो देते हैं या फिर आने वाले समय में देंगे, ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल, देखिए, इससे पहले तो नक्सली इस बारे में सारी जानकारियां साझा करते थे। नक्सली बाकायदा अपनी कांग्रेस की जो उसमें जो उनके निर्णय लिए गए उसके बारे में एक पूरी बुकलेट जारी करते थे। उसमें ये बताते थे कि हमने किस व्यक्ति को क्या जिम्मेदारी दी है, क्योंकि देखिए नक्सली अभी भी इसे एक राजनीतिक संगठन ही कहते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारा विश्वास लोकतंत्र पे नहीं है। बाकी वो इसे पूरी तरह से जो है यही बताते हैं कि हमारा भी राजनीतिक संगठन है और हम जो है मतलब जनता के हित के लिए हम काम कर रहे हैं। ऐसे में वो अपने संगठन के बारे में मोटा मोटा सारी जानकारी जो है वो साझा करते हैं। अब इस तरह की जानकारी साझा क्यों नहीं हो रही, इसके पीछे कारण ये है कि देखिए पहले ही जो बड़े नक्सली हैं वो फोर्स के टारगेट में हैं, हिड़मा हिट लिस्ट में है। ऐसे में अगर ये बात बताई जाए कि हिड़मा जो है उसे दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी का भी प्रभार दे दिया गया है, तो कहीं ना कहीं फोर्स और ज़्यादा वेग से जो है वो उसकी तलाश जो है वो शुरू कर देगी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। तो फिलहाल हम देवजी के बारे में बात कर रहे हैं। तो देवजी जो है, देखिए देवजी क्योंकि इससे पहले भी बड़े बड़े इनकाउंटर्स का मास्टरमाइंड रहा है। 76 जवानों की जब हत्या हुई थी, उनका वो जब शहीद हुए थे, तो ऐसा माना जाता है कि देवजी उस वक्त वहाँ पर मौजूद था और देवजी के ही नेतृत्व में इस पूरे इनकाउंटर को अंजाम दिया गया था। तो देवजी को बहुत खतरनाक नक्सली माना जाता है। लेकिन फिलहाल क्योंकि देवजी जो है उसकी उम्र भी काफ़ी हो चुकी है, ऐसे में देवजी कहाँ छुपेगा, क्योंकि देखिए अबूझमाड़ जो सबसे सुरक्षित ठिकाना था
वहाँ तो फोर्स ने घुस के बसवराजू को ढेर कर दिया। उस वक्त नक्सलियों ने एक बात कही थी, नक्सलियों ने अपने पर्चे में लिखा था कि हमने बार बार बसवराजू को कहा कि आप अबूझमाड़ छोड़ के कहीं बाहर चले जाइए, लेकिन वो अबूझमाड़ छोड़ के नहीं गया। यानी कि नक्सली खुद इस बात को जानते थे कि अब अबूझमाड़ भी नक्सली, बड़े नक्सली कमांडर्स के लिए सुरक्षित नहीं है। ऐसे में अब ऐसे कौन से इलाके जो इनके लिए सुरक्षित हैं और वो कहाँ छुप कर बैठे हैं, ये तलाशना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी। तो फिलहाल देवजी वाली खबर आई है, आगे बात करते हैं सौरभ फिर इस पे। जो देवजी है वो सैन्य, जो इनका सैन्य विभाग है उसका प्रमुख है, तो क्या अब आने वाले समय में ये लड़ाई का अंतिम स्वरूप देखने को मिलेगा? क्योंकि सैन्य संगठन के प्रमुख को अगर पूरे संगठन का प्रमुख बना दिया गया है तो क्या अब बहुत सारे वारदात देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल, देखिए ऐसा माना जा रहा है कि देवजी के बनने के बाद हो सकता है कि हमले तेज हों, नक्सली जो उनके कैडर्स, आर्म्ड कैडर खत्म हो रहे हैं, उनमें फिर से नई सिरे से भर्ती की जाए। जो उन हथियारों की कमी से वो जूझ रहे हैं, देखिए सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ है नक्सलियों को। नक्सलियों के लिए हथियार बहुत कीमती होते हैं, लेकिन हमने देखा कि बीते कुछ इनकाउंटर्स में और इनकाउंटर्स के बाद जो फोर्स द्वारा सर्चिंग की जाती है उसमें नक्सलियों के बहुत बड़े ऑटोमेटिक हथियार मिले हैं, नक्सलियों के हथियार बनाने की फैक्ट्री मिली है, लगातार नक्सलियों के डंप मिले हैं। इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों के पास से हथियार कभी जब्त नहीं हुए थे। ऐसे में नक्सल संगठन जो पहले सिर्फ गोलियों की कमी से जूझ रहा था, वो अब बड़े ऑटोमेटिक राइफल्स की कमी से भी जूझ रहा है। ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि देवजी जैसी प्रमुख बनेगा, उसकी पहली प्रायोरिटी ये होगी कि जो हथियारों की कमी है इसे किसी तरह से पूरा किया जाए। सौरभ जी, देवजी पे बात हो गई, अब बात होना है हिड़मा पे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट, जब से हम देख रहे हैं, जब से हम बातचीत करते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिड़मा ही आता है। आपने पहले भी कहा है कि हिड़मा सिर्फ एक पोस्टर बॉय है, लेकिन अब हिड़मा को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। DKSZC का सचिव, यानी कि सबसे जो मजबूत जोन है उसका सचिव बनाया गया है। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, हिड़मा सबसे अधिक चर्चित नक्सली रहा है पूरे देश में। जब बसवराजू का इनकाउंटर हुआ तो इस बात को हम चिल्लाते चिल्लाते थक गए कि हिड़मा जैसे 1000 नक्सलियों को बसवराजू ने पैदा किया है, लेकिन लोग को यही लगता है, लोग यही पूछते हैं तब भी कि हिड़मा कब मरेगा। तो बसवराजू मारा गया है, हिड़मा उसका बहुत छोटा अंश है। आप ये समझिए कि हिड़मा कितना छोटा नक्सली है बसवराजू या बाकियों के सामने, कि अभी भी जब मैं कई बार पुलिस के कुछ अधिकारियों से बात करता हूँ, कुछ जब अंदरूनी लोगों से बात करता हूँ, तो एक बात को कहते हैं कि भैया अभी भी हिड़मा जो है वो CC मेंबर नहीं बना है, वो आज भी DKSZC मेंबर ही है। तो सोचिए, मतलब किसी व्यक्ति को आज तक CC मेंबर भी नहीं बनाया गया, लेकिन आज वो सारे पोलित ब्यूरो मेंबर, सारे CC मेंबर से ज़्यादा चर्चित है। तो वो फिलहाल नक्सलियों का पोस्टर बॉय है। लेकिन हिड़मा के बारे में कुछ बातें जो उसे महत्वपूर्ण बनाती वो ये है कि हिड़मा रहने वाला है बस्तर का। बस्तर का वो आदिवासी है, पुअर्ती गांव का रहने वाला है, सुकमा जिले का रहने वाला है। हिड़मा के साथ जिन लोगों ने काम किया है, जो लोग अब फोर्स में हैं, वो लोग एक बात को कहते हैं कि हिड़मा पहले से ही चाहता था कि वो नक्सलियों का कमांडर बने। यही वजह है कि वो बाकी नक्सलियों से ज़्यादा मेहनत करता था, वो बाकी नक्सलियों से ज़्यादा तेज़ी से सीखता था। यही वजह है कि आज हिड़मा ने अपने कद को इतना तेज़ी से बढ़ाया, जबकि नक्सल संगठन पूरी तरह से तेलुगु कैडर उसमें डोमिनेट करती है और हर बड़े पद पे हम देखते हैं कि तेलुगु कैडर ही बैठा हुआ है। लेकिन इकलौता हिड़मा ही है जो इनके बीच भी अपनी जगह जो है वो बनाता रहा है। इसके पीछे कारण ये है कि हिड़मा जो है वो गुरिल्ला लड़ाई में बहुत माहिर है। ऐसा माना जाता है कि नक्सलियों ने जब गुरिल्ला लड़ाई का प्रशिक्षण दिया तो उस वक्त हिड़मा ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। इसके बाद जब नक्सलियों ने जवानों पे हमले किए, उस दौरान हिड़मा ने बहुत आगे बढ़कर फ्रंट लाइन पर रहकर जवानों पे हमला किया और उसमें उसका प्रदर्शन बहुत बेहतर था। अब देखिए यहाँ कितनी बड़ी ये बात होती है कि जब मैं हिड़मा के बेहतर प्रदर्शन की बात कर रहा हूँ तो मैं जवानों की मौत की बात कर रहा हूँ। उसके बेहतर प्रदर्शन का मतलब यह है कि कई जवान मारे गए हों। लेकिन क्योंकि हम हिड़मा की बात कर इस बात को आगे बढ़ाते हैं, तो ऐसे में हिड़मा का कद लगातार बढ़ते गया नक्सल संगठन में। ये बात आई कि उसे CC मेंबर बनाया गया है, लेकिन दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी क्यों इतनी महत्वपूर्ण है ये समझना चाहिए। पूरे देश में नक्सलियों ने अपने संगठन को पहले पोलित ब्यूरो होते हैं, उसके बाद केंद्रीय कमेटी होती है, इसके बाद नक्सलियों ने बनाई है स्टेट कमेटी। जैसे तेलंगाना स्टेट कमेटी है, उड़ीसा स्टेट कमेटी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कोई स्टेट कमेटी नहीं है। छत्तीसगढ़ में बस्तर को नक्सलियों ने स्पेशल जोनल कमेटी बनाया और जो पौराणिक काल में जो दंडकारण्य का जिक्र जो हम देखते हैं, ठीक उसी आधार पे नक्सलियों ने बस्तर के 7 जिले, इसके अलावा उसके पास जो बॉर्डर के इलाके हैं जैसे महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा,
ये 4 जो जिले हैं, राज्य जो हैं, इसके कई हिस्सों को आसपास मिलाकर इन्होंने एक दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी बनाई। ये देश में नक्सलियों की सबसे मजबूत स्पेशल जोनल कमेटी थी। हमने देखा कि जितने भी बड़े हमले हुए, जितने बड़े संख्या में जवानों की शहादत हुई, वो सारे हमले जो हैं वो इसी दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी ने किए हैं। एक वक्त में जब 2007 से 2010 या 2015 के बीच में नक्सली जब बहुत मजबूत थे, खासतौर पे 2007 से 2010 के बीच में, उस वक्त हमने देखा था, कुछ रिकॉर्ड ऐसा बताते हैं कि तब नक्सलियों के 10,000 से ज़्यादा आर्म्ड कैडर जो हैं वो बस्तर में और दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी में सक्रिय थे। ये बहुत बड़ी संख्या होती है। ये संख्या जो है, ये समझिए कि किसी इलाके में इतनी फोर्स भी नहीं होती जितनी संख्या में उस वक्त नक्सली जो है उन्होंने अपना कैडर यहाँ तैयार किया था। तो उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ माना जाता है रमन्ना का। रमन्ना जो कि 2011 से लेकर 2020 तक 2019 तक नक्सलियों का दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का सेक्रेटरी रहा। इससे पहले ये जिम्मेदारी कोसा के पास थी। तो कोसा और रमन्ना ने मिलकर एक बहुत बड़ी आर्मी खड़ी की थी यहाँ पर लड़ाकू की। इसके बाद क्योंकि कोसा जो है उसकी वो लगातार बीमार रहने लगा, तो ऐसे में रमन्ना को जिम्मेदारी दी गई। और रमन्ना ने इस बीच इतने हमले किए कि मुझे याद है किसी अखबार ने एक हेडलाइन दी थी जिस पे बाद में बहुत बवाल हुआ था कि बस्तर में रमन्ना की सरकार या रमन की सरकार। सोचिए आप, क्योंकि रमन सिंह उस वक्त सूबे के मुखिया थे। ऐसे में रमन्ना का मतलब वो इतना अधिक प्रभावशाली था यहाँ पर, और नक्सली इतने प्रभावशाली थे, और ख़ास तौर पे दक्षिण बस्तर के इलाकों में नक्सली एक अपनी समानांतर सरकार चलाते थे। यही वजह है कि इस तरह की हेडलाइन बनती थी कि बस्तर में आखिर किसकी सरकार, क्या वहाँ सरकार की पहुँच है या वहाँ पे नक्सलियों की लाल आतंकी सरकार ही चलेगी। ऐसे में जब रमन्ना की 2019 से मौत हुई बीमारी से, तो लगातार पुलिस इस बात का दावा करते आई कि उसके बाद से कोई भी नक्सलियों के इस दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का सचिव नहीं बना। हालांकि नक्सली या जो उनके संगठन को जानते हैं वो एक बात कहते आए कि इस बीच नक्सली ने कुछ लोगों को ये जिम्मेदारी दी थी, जिसमें सुजाता का नाम आता है। इसके अलावा एक नाम है कट्टा सुदर्शन, उसका नाम आता है। तो ऐसे 2-3 लोग के नाम आते गए जो जिन्हें बताया गया कि इन्हें बनाया गया था। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि ऑफिशियली अब जो है हिडमा को सचिव बनाया गया है इस संगठन का या इस स्पेशल जोनल कमेटी का। जी, मैं ये बोल रहा था भैया कि अब तक देखा गया है कि जो भी लीडर्स रहे हैं वो तेलुगु के रहे हैं, तेलंगाना के रहे हैं, आंध्र के रहे हैं। पहली बार किसी स्थानीय को इतने बड़े पद में नक्सल संगठन में जगह मिली है। इसे कैसे देखते हैं, क्योंकि हिडमा जो है पोस्टर बॉय है और जितने भी लड़ाके हैं बस्तर के क्षेत्र में वो कोया हैं, आदिवासी लड़के हैं, और उनके लिए हिडमा एक रोल मॉडल था। अब जब हिडमा को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है तो संगठन कैसा होगा और सारी जो नीति निर्माण होगा हिडमा के अंदर होगा, तो अब कैसे चलेगा? इसे लेकर एक पर्चा जो है वो तेलंगाना की मीडिया में घूम रहा है, जिसमें ये कहा गया है कि पहली बार अपनी अपेक्षित योग्यता और वरिष्ठता को दरकिनार करते हुए हिडमा को दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का सचिव पद दे दिया गया है। क्या छत्तीसगढ़ में तेलुगु प्रभाव कम हो गया है? हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि ये पोस्टर जो है ये पुलिस द्वारा ही जारी किया गया है, लेकिन इसमें जो बात कही गई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें लिखा गया है, क्या स्थानीय कोया लोग तेलुगु नेतृत्व चाहते हैं? क्या छत्तीसगढ़ के लोग वरिष्ठ तेलुगु नेताओं के लिए रक्षक के रूप में काम करने तैयार नहीं हैं? इसमें 2-3 पॉइंटों का जिक्र किया गया है कि क्या अब कोई भी ऐसा तेलुगु कैडर नहीं बचा जो इतने बड़े जोनल कमेटी की, स्पेशल जोनल कमेटी की जिम्मेदारी संभाल पाए। दूसरी बात, क्या खुद अब यहाँ के आदिवासी लड़ाके जो हैं, जो नक्सल संगठन में हैं, वो चाहते हैं कि कोई उन्हीं के बीच का आदमी, कोई आदिवासी ही उन्हें लीड करे। तीसरी बात कि क्या अब खुद ये तेलुगु कैडर हैं वो नहीं चाहते कि हम इस इलाके में रहें। अब क्यों ये बात कही जा रही है ये समझिए। हमने देखा कि बीते दिनों बड़े एनकाउंटर्स हुए और बड़े एनकाउंटर में बड़े नक्सली कैडर भी मारे गए हैं। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि एक बड़े नक्सली कैडर के आसपास सुरक्षा में बड़ा घेरा नक्सलियों का होता है, और जो निचला कैडर उनका होता है, जो उनकी सुरक्षा में तैनात होता है, वो किसी भी कीमत पर अपने उस बड़े लीडर को बचाने के लिए भले वो अपनी जान दे दे, लेकिन उससे वो बचाता है। लेकिन हमने देखा है कि बीते कुछ दिनों में बड़े कैडर्स मारे गए हैं और जो उनके निचले रक्षक जो दल था वो उन्हें छोड़कर भाग खड़ा हुआ है। ऐसे में जो तेलुगु कैडर है उसके मन में ये डर है कि अब जब फोर्स उन्हें घेरेगी तो उन्हें बचाने के लिए
बहुत बड़ी संख्या में नक्सली मौजूद नहीं रहेंगे। दूसरी ओर क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि बड़े कैडर्स आंध्रा में जाकर, तेलंगाना में जाकर सरेंडर कर रहे हैं, ऐसे में जो बस्तर के आदिवासी युवा थे जो नक्सल संगठन में शामिल हुए थे, उनके मन में ये शक पैदा हो रहा है कि क्या हम गलत लोगों के लिए काम कर रहे थे। ऐसे में जो उनका रोल मॉडल जो है, जो उनके लिए सबसे बड़ा नक्सली कमांडर है हिड़मा, उसे अगर जिम्मेदारी दी जाती है तो उनके मन में इस बात का भाव रहेगा कि देखिए हमारे बीच का आदमी है तो कम से कम ये तेलंगाना जाके सरेंडर तो नहीं करेगा। दूसरी बात कि हम जब देखते हैं, जैसे ये वीडियो भी जब डलेगा तो आप देखना कि बहुत बड़ी संख्या में जो है ना कमेंट्स आएंगे आपको, हिड़मा मरेगा नहीं, आप हिड़मा को जानते नहीं हो, आप गोदी मीडिया हो और आप ये वो जो भी इस तरह के अभी कमेंट्स जो नीचे आने लगते हैं। तो हिड़मा के बारे में लोग सुन नहीं सकते, तो ये बहुत उसके सिंपथाइज़र बहुत उसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में अगर हिड़मा को बनाया जाता है तो हो सकता है कि युवा जो नई भर्ती जब होगी, क्योंकि नई भर्तियाँ फिलहाल रुक गई है, तो नई भर्तियाँ जो है वो फिर से हम नक्सल संगठन में देखें। तो हिड़मा को बनाए जाने के ये 3-4 महत्वपूर्ण मुख्य कारण हैं। कुछ और बड़े नक्सली जो इसके दावेदार थे उन्हें दरकिनार किया गया है। अगर हिड़मा को बनाया गया है और नक्सली इस बात को स्वीकार कर लेते हैं तो एक बात तो तय है कि देवजी और हिड़मा मिलकर फिर से अपने नक्सल संगठन में नए कैडर्स की भर्ती करेंगे और जो हथियारों कमी से वो जूझ रहे हैं उस कमी को पूरी करने की कोशिश करेंगे। सौरभ। संजय भैया, अंतिम सवाल कि देवजी जिसे महासचिव बनाया गया है, ऐसी खबरें आई है, वो सैन्य कमांडर है, सैन्य जो टुकड़ी है उसका प्रमुख है, और हिड़मा भी सैन्य टुकड़ी का ही एक अंग है, तो अब सदस्य है बिल्कुल। तो अब कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बिल्कुल अंतिम लड़ाई अब भीषण रूप से होने वाली है और अब बस्तर फिर से खून खराबा देखने को मिलेगा बस्तर में, और अब मतलब जो अंतिम लड़ाई है वो बहुत ज़्यादा कठिन होने वाली है, ऐसा देखने को मिल सकता है क्या? देखिए, क्योंकि अब हमने जो बात अभी की, नक्सलियों का एक जो पर्चा आया उसमें नक्सलियों ने किसी तरह की शांति वार्ता की बात नहीं की है। तो अब एक बात तो तय है कि नक्सली शांति वार्ता जैसी बात नहीं चाह रहे। नक्सली अब या तो अपनी जान बचाने पे ध्यान दे रहे हैं, और हम आगे देख सकते हैं कि अगर वो इसमें सफल नहीं होते हैं तो वो पलटवार करेंगे। हो सकता है नक्सली इसकी तैयारी कर रहे हो, क्योंकि हमने देखा कि कई जगह से नक्सलियों के बड़े डंप जो हैं हथियारों के वो बरामद किए गए हैं। ये भी खबरें आ रही लगातार कि नक्सली कोशिश कर रहे हैं कुछ जगहों पर इकट्ठा होने की। ऐसे में हो सकता है कि नक्सली फिर से अपने कैडर को जो है वो मजबूत करने की कोशिश करें, क्योंकि उन्हें एक बात तो बिल्कुल अच्छी तरह से पता है कि जैसे ही ये बारिश खत्म होगी, जैसे ही नदी नालों से पानी उतरेगा, फोर्स अब इससे भी ज़्यादा तेजी से, इससे भी बड़े जो है ऑपरेशंस चलाएगी, क्योंकि फोर्स के सामने भी चुनौती यह है कि उनके पास मात्र 200 दिनों का समय बचा है उस डेडलाइन तक पहुंचने में, जब उन्हें देश से नक्सलवाद को खत्म करना है। हालांकि कल विजय शर्मा ने इस पर एक बात जोड़ दी कि नक्सलियों के अलग अलग विंग है, हम उनके आर्म्ड कैडर को, यानी जो हथियारबंद नक्सली हैं, उन्हें खत्म करने जा रहे हैं। तो ऐसे में जो इनका हथियारबंद कैडर है वो भी बहुत बड़ी संख्या में है, तो नक्सली किसी भी कीमत पे उन्हें बचाना चाहेंगे। यही वजह है कि ऐसा माना जा रहा है कि देवजी और हिड़मा के नई जिम्मेदारियों के बाद हो सकता है नक्सली फिर से पलटवार करें, नक्सली फिर से अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करें। सौरभ। बिल्कुल भैया, देखना बहुत खास होगा कि फिर से जब ये देवजी और हिड़मा वापस नई जिम्मेदारी में आए हैं और एक तरफ से जवान लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, और अब 2026 का मार्च, जैसे आपने बताया कि मात्र 200 दिन बचे हैं, इतने ही कम समय बचे हैं, तो अब बिल्कुल देखना होगा कि आने वाला समय बस्तर के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए कैसा होता है। ये सभी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही दर्शकों के लिए और भी जानकारी हम और आप दोनों लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।